हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको फिर से ट्रिकी बाई वेस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th आर्ट्स स्टूडेंट के लिए शानदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर दिला सकता है दोस्तों। तो इसे रिवीजन करें और अच्छा डिवीज़न लाए दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह 12th क्लास का जियोग्राफी चैप्टर 10th का मानव बस्ती पार्ट 1 का। हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको ट्रिकी बाई वेस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 12th का जियोग्राफी चैप्टर 10 मानव बस्ती पार्ट 1 चैप्टर के बारे में आज आपको हम विस्तार से बताते हैं दोस्तों। तो मेरा इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, चैप्टर देखते हैं मानव बस्ती। मानव बस्ती के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, मानव बस्ती, ग्रामीण बस्ती इत्यादि। आज हम लोग जानते हैं मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर मानव अस्थायी रूप से बसा हुआ हो। दूसरे शब्दों में वह क्षेत्र जहां पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं एवं अपना जीवन यापन करते हैं, मानव बस्ती कहलाता है। मानव बस्ती को मुख्य रूप से दो आधारों में बांटा जाता है, स्थिति के आधार पर और बनावट के आधार पर। स्थिति के आधार पर और बनावट के आधार पर सबसे पहले चलते हैं हम लोग। मानव बस्तियों का विभाजन स्थिति के आधार पर किया गया है, उसके बारे में जानते हैं। स्थिति के आधार पर मानव बस्तियों का विभाजन मुख्य रूप से ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का विभाजन। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का विभाजन करने के लिए कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। इन्हें मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर एवं उनके व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्रामीण बस्तियां वह बस्तियां जो आकार में छोटी होती है एवं जहां के जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि में जुड़े होते हैं। जबकि नगरीय बस्तियां वह बस्तियां जिसकी जनसंख्या अधिक होती हैं, जहां पर अधिकांश लोग द्वितीय क्षेत्रक उत्पादक और तृतीय क्षेत्रक अर्थात सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। तीन दोनों में यही अंतर है कि ग्रामीण बस्तियों में कम जनसंख्या होती है जबकि नगरीय बस्तियों में ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो चलिए अब हम लोग बनावट के आधार पर जानते हैं। बनावट के आधार पर बस्तियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, सनहत बस्ती। इस प्रकार की बस्तियों में मकान एक दूसरे के आसपास बसे होते हैं। यह मुख्य रूप से उपजाऊ मैदानों भागों में विकसित होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबकि दूसरा, प्रकीर्णन बस्तियाँ। इन बस्तियों में मानव दूर दूर होते हैं और मकानों के बीच में बड़े बड़े खेते होते हैं। इस वजह से मकान एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। कोई एक सांस्कृतिक स्थल, पूजा स्थल या बाजार इन बस्तियों को एक साथ बांधता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब चलिए ग्रामीण बस्तियां जानते हैं। वह बस्तियां जो आकार में छोटी होती है एवं जहां निवास करने की प्राथमिकता जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि जुड़े होते हैं, ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। यहां जनसंख्या बहुत कम होती है। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप जानते हैं। प्रतिरूप अर्थात कैसा है, उसका प्रतिरूप के बारे में जानते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप यह दर्शाता है कि बस्तियों में मकान की स्थिति किस प्रकार है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का रूप 3 आधार से किया जाता है। पहला, विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकृति के आधार पर। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप विन्यास के आधार पर देखते हैं कि विन्यास के आधार पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र अर्थात जहाँ पर मैदानी फील्ड हो उसी को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। पठारी क्षेत्र, जहाँ पठार होती है उसे पठारी क्षेत्र कहते हैं। तटीय क्षेत्र, जहाँ तटीय हो
तट हो, नदी के किनारे वाले, और वन ग्राम जहाँ पर पेड़ पौधा हो, मरुस्थलीय ग्राम आदि जहाँ पर मरुस्थल हो, खेती बाड़ी न होता हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्य के आधार पर। कृषि ग्राम जहाँ पर कृषि से संबंधित ग्राम हो उसी कृषि ग्राम कहते हैं। मछुआरा ग्राम जहाँ पर लोग मछली पालते हैं उसी को मछुआरा ग्राम कहते हैं। जहाँ तक जड़ ग्राम पशुपालक ग्राम जहाँ पर लोग पशु पालते हैं उसी को पशु ग्राम कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। आकृति के आधार पर सबसे पहले है रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्तियों में मकान, सड़क, रेलवे लाइनों, नदियों आदि के किनारे सीधी रेखा में बनी होती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसके बाद हम लोग जानते हैं आयताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें आयताकार होती है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इन्हीं सड़कों के किनारे चारों तरफ बस्तियां का विकास होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद होता है दोस्तों वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्तियां गाँव में झीलों, तालाबों और चारों ओर विकसित होती है। कभी कभी ऐसा बस्तियों को अनुशासन कहता है तथा बीच का क्षेत्र खाली रहते हैं और पशुओं को रहने के काम आए, पशुओं को रखने में ही काम करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों आकृति के आधार पर। तारे के आकार का प्रतिरूप। जहाँ पर कई सड़कें एक साथ आकर मिलते हैं वहाँ इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। यह सभी बस्तियाँ उन सड़कों के आसपास विकसित होती है, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। इसके बाद टी आकार का प्रतिरूप। टी आकार के प्रतिरूप में बस्तियाँ सड़क के तिराहे पर विकसित होती है। इसके बाद आता है वाई आकार का प्रतिरूप। वाई आकार की बस्तियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ दो रास्ते आकार तीसरे रास्ते से मिलती है। क्रॉस आकार का प्रतिरूप। क्रॉस आकार की बस्तियाँ चौराहों पर विकसित होती हैं, नदी पर, पुल के दोनों ओर इस तरह की बस्तियों का विकसित होता है, जैसा कि आप डायग्राम तस्वीर में देख रहे हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ क्रॉस बस्तियाँ कराती है, अर्थात क्रॉस गुना चारों तरफ से कटा हुआ रहता है। जो वाई आकार का होता है उसे वाई आकार का प्रतिरूप कहते हैं। टी आकार का भी होता है, जहाँ पर दो रास्ते आकर तीसरे रास्ते से मिलते हैं, वाई आकार का होता है। टी आकार का दोस्तों जो ऊपर वाला आकृति में दर्शाया गया है, यह सब ग्राम के बस्तियां का प्रतिरूप है। क्रॉस आकार का जो क्रॉस चारों तरफ से क्रॉस आकार का होता है बस्तियां, वाई आकार के बस्तियां जहां दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है जल आपूर्ति, जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से जल का स्रोत आसपास विकसित होते हैं ताकि लोगों को आसानी से जल उपलब्ध हो सके एवं वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके बाद आता है दोस्तों भूमि। मानव बस्तियाँ सदैव उपजाऊ भूमि के आसपास ही विकसित होती है, क्योंकि ऐसी भूमि में कृषि करना अति आवश्यकता होता है। इसके बाद आता है दोस्तों उच्च भूमि क्षेत्र। मानव बस्तियाँ मुख्य रूप से उच्च भूमि क्षेत्र में विकसित होती है ताकि बाढ़ या अन्य आपदाओं के समय होने वाले नुकसान से बचा जा सके। यह ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक है, जो आपको डायग्राम में दर्शाया गया है। यह उपजाऊ मिट्टी वाले है, ऐसा वहाँ पर बनाया जाता है बस्तियाँ बाँस के। इसके बाद चलो अब हम लोग जानते हैं ग्रामीण बस्तियों का नेक्स्ट गृह निर्माण सामग्री। बस्तियों को बचाने के लिए गृह निर्माण सामग्री जैसे कि लकड़ी, पत्थर आदि की ज़रूरत होती है, इसीलिए
मनुष्य उसी क्षेत्र में बस्तियाँ बसाता है जहाँ पर इन सब की उपलब्धता हो, माने वहीं पर बस्तियाँ बनाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सुरक्षा। मानव बस्तियों के विकास के लिए हमेशा एक सुरक्षित क्षेत्र को चुनना है ताकि वह शायद जीवन जी सके। ये सब उनको प्रभावित करने वाले हैं कारक। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बस्तियाँ ग्रामीण बस्तियों की समस्या, माने ग्रामीण बस्तियों को बसाने में क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में जानते हैं। पीने की पानी की समस्या, बाढ़ एवं सूखे की समस्या, सिंचाई के साधनों का अभाव, शौचालय की समस्या, कूड़ा निपटाने की समस्या, कच्चे मकान होने की वजह से वर्षा के दौरान जो समस्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कच्ची सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, जैसे कोई बीमारी होने हैजा पीलिया या जैसे कोई बीमारी होती है उसका इलाज अच्छा से नहीं हो पाता है, देर से होता है ग्रामीण बस्तियों में। यह सब उनकी समस्या है, ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत आती है। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है। अब हम लोग आगे के बारे में जानते हैं आगे। तो दोस्तों इतना ही तक आपका है। नेक्स्ट आगे आपको दूसरा वीडियो पार्ट 2 इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आपको लोड कर दूंगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। यह आपके लिए